एक अनुसूची है 7वीं अनुसूची, एक 7th अनुसूची है। इस 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। सूची नंबर 1 जिसको कहते हैं संघ सूची, यूनियन लिस्ट, यूनियन। दूसरी सूची है राज्य सूची, जिसको कहते हैं स्टेट लिस्ट। तीसरी सूची है समवर्ती सूची, जिसको कहते हैं कंकरंट। ठीक, ये सूचियां बनाई गई हैं। देखिए, भारत में संघीय व्यवस्था अपनाई गई है, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का अर्थ होता है ऐसी व्यवस्था जहां पर दोहरी सरकारें होती हैं। एक केंद्र के स्तर पर सरकार होती है, एक राज्य के स्तर पर सरकारें होती हैं। दोनों सरकारों के बीच में शक्तियां बांट दी जाती हैं। जो शक्तियां केंद्र सरकार को दी जाती हैं उसमें केंद्र सरकार जो है कानून बनाएगी। जो शक्तियां राज्य सरकार को दे दी जाती हैं, जो विषय राज्य सरकार को दे दी जाते हैं, उनमें राज्य सरकार कानून बनाएंगे। तो जहां भी संघीय व्यवस्था होती है वहां संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को बांटा जाता है और किसी को भी किसी दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती। राज्य सरकारें संघीय सूची पे कानून नहीं बनाएंगी क्योंकि वो विषय जो है केंद्र सरकार को दे दिए गए हैं। उसमें कानून बनाने का काम संसद का होगा और संसद राज्य सूची के विषय में कानून नहीं बनाएंगे क्योंकि वो विषय राज्यों को दे दिए गए हैं और उस पर कानून बनाने का काम राज्य सरकारों का होगा। तो जहां भी संघीय व्यवस्था होती है वहां पर शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच में संविधान के द्वारा बांटी जाती हैं। क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था है, इसीलिए भारत में जो है यह व्यवस्था की गई है कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां रखी गई हैं। संघ सूची, इसमें कानून बनाने का एक्सक्लूसिव अथॉरिटी, अनन्य अधिकार केंद्र सरकार का है, अर्थात संसद कानून बनाएगी। यह है राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने का सामान्य तौर पर अधिकार जो है राज्य सरकारों का होता है, अर्थात राज्य की विधानसभाएं कानून बनाएंगे। एक सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के साझा महत्व के होते हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होता है। जो संघीय सूची होती है इसमें वो विषय रखे जाते हैं जिनका राष्ट्रीय स्तर पर महत्व होता है, जैसे करेंसी, जैसे डिफेंस, जैसे फॉरेन अफेयर्स, बैंक, बीमा, जिसके लिए पूरे देश में एक रूपता चाहिए, जिनका राष्ट्रीय महत्व है। ऐसे विषय को संघीय सूची में रख दिया जाता है और कानून बनाने की शक्ति संसद को या हम कहें केंद्र सरकार को मिल जाती है। वो विषय जिनका स्थानीय महत्व है, जिनका क्षेत्रीय महत्व है, उसको जो है राज्य सूची में दे दिया जाता है। जैसे कानून और व्यवस्था, पुलिस, जेल, व्यापार, ये सारी चीजें जो है राज्य सूची में दे दी जाती हैं। अब इस पर कानून बनाने का जो है अधिकार राज्यों की विधानसभाओं को होगा, राज्य सरकारों को होगा। कुछ विषय ऐसे माने गए हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के साझे हित में हैं, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व हो सकता है और स्थानीय स्तर पर भी महत्व हो सकता है। ऐसे विषय को समवर्ती सूची में रखा गया है। इस पर केंद्र सरकार अर्थात संसद भी कानून बनाएगी, यहां पर जो विषय दिए गए हैं, और इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन मान लीजिए किसी एक विषय पर, जैसे शिक्षा है, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। अब शिक्षा के बारे में राज्य सरकारें भी अपने कानून बनाएंगी, अर्थात उनकी विधानसभाएं, और शिक्षा के बारे में केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी, अर्थात संसद। अब मान लीजिए शिक्षा में राज्य सरकार ने भी कानून बनाया
और केंद्र ने भी कानून बनाया और उनमें टकराव पैदा हो गया। तो ऐसे समय जो है केंद्र सरकार का कानून चलेगा, राज्य सरकार का कानून वहां पर नहीं चलेगा। तो समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, मगर टकराव की स्थिति में केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, राज्य सरकार का कानून वहां पर नहीं चल पाएगा। तो अगर कोई टकराहट नहीं है तो दोनों कानून चलेंगे। तो जहां भी संघीय व्यवस्था होती है, जहां भी फेडरल स्ट्रक्चर होता है, वहां पर शक्तियां केंद्र और राज्यों में बांटी जाती हैं और उसी की ये व्यवस्था की गई है। ठीक। अब जो ये हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इसमें जो है कुछ मामलों में कानून बनाने का एक्सक्लूसिव अथॉरिटी, अनन्य अधिकार जो है केंद्र सरकार को है। कुछ विषय ऐसे हैं जैसे डिफेंस, जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स, जैसे सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, भारत की सुरक्षा की बात अगर आती है, अगर भारत की प्रतिरक्षा की बात आती है, अगर जो है विदेशी संबंधों की बात आती है, तो उन विषयों पर अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक नजरबंदी के संदर्भ में कोई कानून बनाना है तो एक्सक्लूसिव अथॉरिटी, एक्सक्लूसिव पावर, अनन्य अधिकार केंद्र सरकार का होगा, क्योंकि इसको संघीय सूची में रखा गया है। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य की सुरक्षा की बात आती है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी सप्लाई, उनकी सर्विस की बात आती है, या फिर जो है एक चीज और है, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था की बात आती है, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को दिया गया है, क्योंकि इसको समर्थित सूची में रखा गया है। तो अगर बात डिफेंस की है, अब हम जो है ये बीच का ये हम हटा रहे हैं, ठीक है। अब अगर बात जो डिफेंस की है, अगर बात जो है डिफेंस की है, डिफेंस माने प्रतिरक्षा, अगर बात जो है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, अगर देश की सुरक्षा की बात है, अगर बात जो है फॉरेन अफेयर्स की है, विदेशी संबंधों की, विदेशी मामलों की बात है, फॉरेन अफेयर्स, अगर विदेशी संबंधों की बात है, इन विषय पर अगर निवारक नजरबंदी का कानून बनाना है, अगर इस विषय पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ बनाना है, तो कौन बनाएगा? संसद, क्योंकि इसको संघ सूची में रखा गया है। लेकिन अगर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, अगर बात पब्लिक ऑर्डर की है, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, अगर बात आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की है, जो इसेंशियल सर्विसेज होती हैं, इसेंशियल सप्लाई एंड सर्विसेज, यदि आवश्यक सेवाओं और आपूर्ति की बात है, तो इसको जो है हमने समवर्ती सूची में रखा है, अर्थात इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि निवारक नजरबंदी किस सूची का विषय है, तो आप आराम से कह सकते हो निवारक नजरबंदी समवर्ती सूची का विषय है। निवारक नजरबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन के संदर्भ में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। हालांकि कुछ विषय ऐसे हैं, डिफेंस, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और फॉरेन अफेयर्स, इस मामले में कानून बनाने का एक्सक्लूसिव अथॉरिटी केंद्र सरकार को ही है, क्योंकि इसको समर्थित सूची में रखा गया है, इसको यूनियन लिस्ट, संघ सूची में रखा गया है। पूरी बात कहने का अर्थ बस इतना है कि निवारक नजरबंदी पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, अर्थात संसद के द्वारा बनाए गए कई कानून मौजूद हैं,
और निवारक नजरबंदी पर राज्य सरकार भी कानून बनाती है अपना, जैसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट। ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, वहां की निवारक नजरबंदी का कानून है कि जम्मू कश्मीर सरकार, ये अभी नहीं बनाया गया है, जब वहां पर, जब वो यूनियन टेरिटरी नहीं था, जब पूरा स्टेट था जम्मू कश्मीर, उस समय वहां की विधानसभा ने कानून बनाया था अपने जम्मू कश्मीर राज्य के लिए कि किसी भी व्यक्ति को शंका के आधार पर कैद किया जा सकता है, उसको नजरबंद किया जा सकता है, उसको जो है उसकी पर्सनल लिबर्टी उससे छीनी जा सकती है। पूरी कहानी बताने का सार बस यहां पर इतना है कि आपसे यहां परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि निवारक नजरबंदी किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। इसको ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है कि निवारक नजरबंदी में लॉ बनाने की अथॉरिटी केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। ठीक, तो लिख लीजिए। निवारक नजरबंदी समवर्ती सूची का विषय है। निवारक नजरबंदी समवर्ती सूची का विषय है। अर्थात 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 कुछ मामलों में केंद्र सरकार, कुछ मामलों में केंद्र सरकार ब्रैकेट में संसद, ब्रैकेट में संसद, कुछ मामलों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ब्रैकेट में राज्य विधान मंडल और राज्य सरकारें ब्रैकेट में राज्य विधान मंडल, दोनों को ही ब्रैकेट बंद, दोनों को ही कानून बनाने का, दोनों को ही कानून बनाने का समवर्ती अधिकार प्राप्त है। कानून बनाने का समवर्ती अधिकार प्राप्त है। जैसे जैसे राज्य की सुरक्षा, जैसे राज्य की सुरक्षा, कौमा लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था और समुदायों और समुदाय के लिए आवश्यक, और समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव, और समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव के संदर्भ में कानून। कहने का अर्थ यह है, यदि पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए, लोक व्यवस्था के रखरखाव के लिए कोई निवारक नजरबंदी, कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून बनाना है, यहां केंद्र सरकार भी इसमें कानून बना सकती है इस विषय पर, राज्य सरकार भी बना सकती है। यदि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए कोई निवारक नजरबंदी का कानून बनाना है, उसमें केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। यदि राज्य की सुरक्षा के संदर्भ में कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनाना है, केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। ठीक, पहला चेंज कीजिए और लिखिए कुछ मामलों में, पहला चेंज करके लिखिए कुछ मामलों में
निवारक नजरबंदी कानून बनाने का अधिकार, निवारक नजरबंदी पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार, निवारक नजरबंदी में निवारक नजरबंदी पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार, एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी, निवारक नजरबंदी पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार केंद्र सरकार को ही प्राप्त है, केंद्र सरकार को ही प्राप्त है। जैसे विदेशी संबंध, विदेशी मामले, भारत की सुरक्षा, और प्रतिरक्षा से जुड़ा, और प्रतिरक्षा से जुड़ा कोई निवारक नजरबंदी का कानून, और प्रतिरक्षा से जुड़ा कोई निवारक नजरबंदी का कानून। हम्म केंद्र सरकार अपना प्रदान करती है, धनराशि प्रदान करती है, उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और जिन विषयों पे राज्य सरकार अपना धनराशि प्रदान। नहीं नहीं, ये तो कोई ये कोई तर्क ही नहीं है, ये कोई तर्क ही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। इनका वेतन कौन देता है? केंद्र सरकार। इसका व्यक्ति भुगतान करता है केंद्र सरकार। अब जैसे शिक्षा के राज्य का खर्चा देती है और केंद्र की देती है, दोनों देती है। शिक्षा राज्य भी देती है, केंद्र भी देती है। नहीं, चिकित्सा जो है समवर्ती सूची में नहीं है, चिकित्सा समवर्ती सूची में नहीं है। राज्य का विषय है, हाँ राज्य का विषय है, राज्य सूची में इसके राज्य कैसे नहीं, ये जिससे जो विषय बांटे गए हैं, जब विषय के आधार बांटे गए ना, इसका संरक्षण जो होगा उसको उसे विषय दिया जाएगा। विषय इस आधार पर बांटे गए कि इनका राष्ट्रीय महत्व है कि इनका स्थानीय महत्व है, इस आधार पर विषय बांटे जाते हैं। अगर उनका राष्ट्रीय महत्व है तो केंद्र सरकार के पास रहेंगे, अगर उनका क्षेत्रीय महत्व है तो राज्य सरकार के पास रहेंगे। विषय इन आधार पर बांटे जाते हैं, विषय इस आधार पर नहीं बांटे जाते कि पैसा। अब जो विषय राज्यों को बांटे गए हैं उन विषयों पर भी राज्यों के पास पैसा ही नहीं होता है, तो उसके लिए भी पैसा उनको केंद्र सरकार से मिलता है। बहुत सारी योजनाएं, अब जैसे मान लीजिए मिड डे मील कार्यक्रम चल रहा है, तो मिड डे मील कार्यक्रम राज्य सरकार, तो मिड डे मील में जो पैसा आ रहा है ये जो केंद्र सरकार से आता है, लेकिन अब इसमें पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है, लेकिन कानून तो देखो उसमें जो है शिक्षा को जो है उसमें रखा गया समवर्ती में, कानून तो उसमें जो है राज्य सरकार है, हाँ इसको रखा गया समवर्ती सूची में। इसका पैसा कहां से आ रहा है? केंद्र सरकार से आ रहा है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जो पूरी तरीके से राज्य सूची का विषय हो सकता है, लेकिन उसके पास उनके पास पैसा नहीं, पैसा उसके लिए केंद्र सरकार से भेजा जा रहा है। पैसा जैसे कुछ बताओ उदाहरण। अभी जो हमारे इनकम का स्रोत है टैक्स है, टैक्स हमारी राज्य सरकार भी देती है, केंद्र सरकार भी देती है, दोनों लेते हैं। इसलिए राज्य में जो भी काम होता है दोनों, केंद्र 60%, राज्य 40%, दोनों भी उस कार्य की मांग
ये योजनाओं पर होता है। योजनाएं कई प्रकार की होती हैं। एक तो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं, ठीक। नहीं, तो वो अगर वो योजना कौन चला रहा है, योजनाओं के कितने प्रकार हैं। एक तो केंद्र की योजनाएं होती हैं, जो केंद्र की योजनाएं होती हैं उसमें पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है। एक केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं, जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य भी अपना पैसा लगाते हैं और केंद्र के द्वारा भी पैसा दिया जाता है, उसको कहते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। हाँ, तो ये इस योजना को हमको ये देखना पड़ेगा कौन सी योजना है। क्या ये सेंट्रल सेक्टर की योजना है तो पूरा पैसा जो है केंद्र सरकार देगी, तो वो इसका पूरा पैसा केंद्र सरकार देगी। नहीं, ऐसा आप नहीं अनुमान लगा सकते कि कई राज्यों में जो है केंद्र प्रायोजित योजना चल सकती है। जो केंद्र प्रायोजित होती है योजना, उसमें केंद्र सरकार मान लीजिए 60% दे रही है, 40% राज्यों से दे रही है, लेकिन वो केंद्र प्रायोजित नहीं है, वो केंद्रीय योजना है, तो पूरा पैसा केंद्र सरकार देगी। उस प्रकार से अगर वो राज्य की योजना है तो पूरा पैसा राज्य सरकार लगाएंगे, ये चीज होती है। माने ये तर्क ठीक नहीं है कि जो पैसे वाला आपने तर्क लगाया था वो तर्क सही नहीं है, वो तर्क जो है अच्छा तर्क नहीं है। वित्त तो बाकी तो आप उस चीज को मेरे सामने लेके आइए तो उसको हम डिफाइन करके बता देंगे कि ये एक्चुअली क्या मामला है। माने ये तर्क अच्छा नहीं है। जो विषयों का बंटवारा किया गया है, जो विषय का बंटवारा किया गया है, विषय का बंटवारा जो है ये केंद्रीय महत्व और स्थानीय महत्व के आधार पर किया जाता है। जिनका साझा महत्व होता है केंद्र के लिए भी, जो शिक्षा था, शिक्षा पहले राज्य सूची का ही विषय था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समर्थित में डाला गया, महसूस किया गया कि जो है इसमें केंद्र सरकार राष्ट्रीय का महत्व भी इसका है, राज्य स्थानीय महत्व भी है और केंद्रीय महत्व भी है, तो उसको समर्थित में डाल दिया गया। ये चीज है। तो महत्व के आधार पर जो है विषयों का बंटवारा किया जाता है। अब स्वाभाविक बात है, जो विषय केंद्र सरकार को दिए गए हैं तो उन विषयों पर जो है प्रशासन करने का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास होगा, उस विषय पर आर्थिक शक्ति भी केंद्र सरकार के पास हो जाएंगी। लेकिन बहुत सारे राज्य के कार्यक्रम होते हैं क्योंकि राज्यों के पास पैसा नहीं होता है, तो उनको पैसा तो केंद्र सरकार से ही मिलता है। राज्यों के पास कर स्रोत बड़े कमजोर हैं, बड़े सीमित हैं, या जो कर स्रोत है उससे उनको पैसा मिलता नहीं है। जितने मेन जहां से पैसा मिलता है, ऐसे जितने वित्तीय स्रोत हैं वो सब केंद्र सरकार के पास है, तो राज्य हमेशा जो है कमजोर स्थिति में रहते हैं। तो राज्यों को अपने खर्चे के लिए, अपनी योजनाओं के संचालन के लिए केंद्र सरकार का मुंह दिखना पड़ता है, और केंद्र सरकार से जो है उनको वित्त आयोग की संस्तुति पर मिलता रहता पैसा। स्थानीय शासन के लिए भी केंद्र सरकार से पैसा आता है सीधे, जो है इनके पास, पंचायतों के पास, इनके पास। अब जो स्थानीय स्वशासन है ये राज्य सूची का विषय है। हाँ, राज्य सरकार भी देती है, लेकिन राज्य सरकार पर पैसा नहीं, कहां से देंगी। हम किसी को पैसा देंगे, पैसा नहीं चाहिए। अगर राज्य सरकार सक्षम हो तो केंद्र से पैसा ही ना आए। ये राज्य सूची, जो स्थानीय स्वशासन है, पंचायतें हैं, नगर पालिका है, राज्य सूची का विषय है। नहीं, राज्य का कैसे लेंगे? नहीं, आपने कैसे कह दिया राज्य का पैसा ले रहे हैं? राज्य का कैसे? कौन सा टैक्स? तो इनकम टैक्स है ये, निगम टैक्स, इनकम टैक्स जो है ये राज्य सूची का विषय नहीं है, ये केंद्र सूची का विषय है। पैसा कहां से आता है भाई? जैसे मान लीजिए मैं, राज्य सूची का विषय नहीं है। देखो, व्यक्ति कहां रहेंगे? व्यक्ति तो राज्यों में रहेंगे। भारत क्या है? भारत राज्यों से तो मिलकर बना हुआ है। देखिए, ये जो राज्य बने हुए हैं, ठीक, तो इन्हीं से तो भारत बना हुआ है। अब जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जो है राज्य सूची का विषय नहीं है, इनकम टैक्स जो है संघीय सूची का विषय है। तो यहां से जो पैसा आ रहा है वो केंद्रीय खजाने में जाएगा, ये राज्य के पास नहीं जाएगा। जो निगम कर है, जनता से आ रहा है। कहां से आ रहा है? हाँ, तो जनता कौन है? जनता तो भारत की है, सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या आप कहोगे हम सिटीजन ऑफ यूपी हैं? क्या आप कहोगे हम सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र हैं?
सरकार की जनता का पैसा आ रहा है और टैक्स क्यों लिया जा रहा है? नहीं नहीं, आप जो है आप यहां भटक रहे हो कि ये राज्य का पैसा नहीं है। नहीं, हमने समझ, हम आपकी बात समझ गए, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि हम जितनी चीज देख पा रहे हैं उतना आप देख नहीं पा रहे हो। जब विषयों को बांटा गया है तो विषयों में जो जब आप, ये राज्य का पैसा नहीं है। हमने इस बात को कहा जैसे कि आप राज्य या देश के सामने हाथ पैदा करेगा, हाँ, जब हमारा हम ले रहे हो, बस यही तो मिस्टेक कर रहा हो। हमारा कैसे ले रहे हो, कैसे हमारा, किस आधार पर हमारा हक ले रहे हो? लेकिन हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो पैसा है आप इस जनता के डेवलपमेंट के लिए दे रहे हो ना। ये पब्लिक किसी हमारी थोड़ी है, हमारे राज्य की हमारी है। ये तो भारत के नागरिक हैं, भारत के। आप पैसा दे रहे हो तो अपने नागरिक के लिए दे रहे हो, तो राज्य सरकार तुम्हें क्यों हाथ फैला खड़ी है? राज्य सरकार यही कहते हैं कि यहाँ की जनता के डेवलपमेंट के लिए आप पैसा नहीं, यहाँ डेवलपमेंट हो तो अपनी नीति मांगती नहीं, पैसा मांगती है जनता के लिए। राज्य सरकार का पैसा है तो उसकी डिमांड है। अरे राज्य सरकार अपने आय, जो चीजें राज्य सरकार को सौंपी गई हैं वहां पर राज्य सरकार अगर अच्छा प्रबंधन करे तो उसके पास पैसा नहीं आ जाएगा। विषय बांटे गए हैं, हमको ये क्लास दिया गया, आपको क्लास दिया गया, किसी को क्लास दिया गया है, ठीक। अब आपको जो क्लास दिया गया, अगर आप वहां पर इफिशिएंटली काम, अच्छा काम करेंगे तो वहां पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, आपकी रिपोर्ट अच्छी रहेगी, आपके पास ज्यादा बच्चे पढ़ने आएंगे, आपके पास अच्छा पैसा मिलेगा। राज्य सरकारें अपने काम को सुचारू रूप से कर मिले, जो विषय उनको दिए गए, अगर वहां पर वो सक्षम होकर काम करेंगी तो वो इतना समर्थ होंगे कि उनको केंद्र सरकार से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। राज्य सरकार इतना बेहतर काम नहीं कर पाती, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, ये समझ लीजिए। राज्य सरकार, इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं उनकी डेट हमेशा आगे बढ़ रही है, उनके यहां से भ्रष्टाचार हो रहा है। यूपीएससी जो परीक्षाएं कराता है, समय से कराता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं देखने को मिलता है या उतना वो चीज नहीं होती है। राज्य स्तर की जितनी संस्थाएं होती है कारकुशल होकर काम करती हैं। अगर बेहतर काम करेंगे तो इनके पास अच्छा पैसा आ जाएगा। विषयों को बांटा गया है। अरे भाई कोई आप भटक रहे हो, देखिए अरे कोई एक केस से सारी चीजों का निर्धारण नहीं होता है। हम एक ओवरऑल बात कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर बात कर रहे हो। वो अलग बात है, रिपोर्ट नहीं दी। हम ओवरऑल बात करें कि अगर यूपीएससी को आप देखिए, परीक्षाएं समय से कराता है, स्टेट परीक्षाओं को देखिए हमेशा इनकी लेट गति भी चलती है। पूरी चीज आपको देखनी पड़ेगी, पूरी चीज देखनी पड़ेगी। जैसे हम किसी व्यक्ति को अच्छा खराब कब करते, किसी को जिसको हमने कहा अच्छा व्यक्ति है, इसका अर्थ थोड़ा कि उसके अंदर सब अच्छाई होंगी, उसके अंदर कुछ बुराइयां भी होंगी, लेकिन अच्छाइयों का प्रतिशत ज्यादा उसको कहेंगे देवता है। जिसको कितनी राक्षस है, उस राक्षस में बुराइयां ज्यादा है, वहां पर भी कुछ अच्छाइयां हैं, ठीक। मेरे पास समझ नहीं, व्यक्ति का निर्धारण आकलन जो है समग्रता पे किया जाता है, किसी पर्टिकुलर एक चीज को देख के नहीं किया जाता है। अगर व्यक्ति में खूबियां ज्यादा है, कुछ कमियां हैं, तो उसको हम देवता कहेंगे। अब हम देवता करें तो नहीं, वो राक्षस मानेंगे, क्योंकि आपने उसकी एक कमी निकाल के दिखा दी, देखो ये कमी है। व्यक्ति का आकलन समग्रता के आधार पर किया जाता है, किसी एक छोटी मोटी बुराइयों के आधार पर नहीं किया जाता। हम किसी को अच्छा कब मानेंगे? नहीं, अरे भाई ये फिर बस हम ये अब अकेले यूपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये तो यूपीएससी का उदाहरण दिया। इस प्रकार से अगर समग्रता में देखें, अगर देखिए मान लीजिए हर चीज अच्छी हो जाए, विश्व का प्रथम 10 बन जाए, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। सरकार सशक्त है, इस बारे में बात कर रहे हैं। तो एक ये वजह है कि उनकी जो है संस्कृति की राज्य सरकार से बेहतर है। दूसरा, संविधान के द्वारा महत्वपूर्ण चीजें जो है केंद्र सरकार को दी गई है और कम महत्वपूर्ण चीजें राज्य सरकार को दी गई है। जो बंटवारा किया गया है, उस बंटवारे का राज्य सरकार की स्थिति कमजोर है। जो विषयों को बंटवारा किया गया है, अब कहते नहीं हमारा हक मारा गया, ये तो फालतू की बातें हैं। हक नहीं मारा गया है, नहीं, अभी नहीं कह सकते कि जो राज्य सरकारों का जो है हक लिया है। पब्लिक इसको इस रूप में क्यों देखते हो? पब्लिक राज्य की ऐसे तुम गलत तरीके से देख रहे हो।
इनकम टैक्स को अगर मैं मान लीजिए यूपी में रह रहा हूं और मेरी कमाई हम साल में 1 करोड़ रुपया टैक्स देते हैं, तो हम भारत के नागरिक है भाई, और टैक्स जो है भारत सरकार ले रही, क्योंकि ये इनकम टैक्स भारत सरकार के खजाने में आता है, ये उसका विषय है। आप इसको स्वरूप में देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश का पैसा वहां जा रहा है केंद्र सरकार में, आप इसको स्वरूप में देख रहे हो, ये देखना गलत है। राज्य जो स्थानीय टैक्स लगाते हैं उसकी पूरी सूची है, जिससे जो है ये शराब में टैक्स लगेगा, जिसमें जो है एक्साइज ड्यूटी लगती है, हाँ ये सब राज्य के पास आता है। वो जब जो है टैक्स का एक अलग पूरा सिस्टम है, वो राज्य के पास टैक्स बहुत सारे हैं, मेले पर टैक्स लगाएगा, जो इंटरटेनमेंट टैक्स लगाएगा, ठीक है, तो जिसको अब जीएसटी कर दिया गया है। तो टैक्सों का अपना एक बंटवारा किया गया है, वो संविधान के द्वारा किया गया, संविधान ने बंटवारा प्रकाश किया कि राज्यों को कमजोर स्थिति में रखा गया है और केंद्र सरकार को सशक्त रखा गया है, ये चीज है। अब केंद्र के पास पैसा आ गया, अब केंद्र के तो पूरे देश का विकास करना, अब केंद्र उचित समझेगा उस हिसाब से जो है राज्यों को पैसा बांटेगा, कहां कितना बांटना है। कोई राज्य छोटा है, कोई राज्य बड़ा है, कहीं जनसंख्या ज्यादा है, कहीं जनसंख्या कम है, उनकी कोई राज्य इस प्रकार का कि यहाँ पर आए दिन जो है तूफानी आता रहता है, बाढ़ आती रहती है, हमेशा कमजोरी बने रहेगा, आपसे तो उठ ही नहीं पाएगा, तो वहां पर हम उनके साथ ज्यादा रियायत करेंगे, वहां ज्यादा राहत कार्य देंगे। तो जब केंद्र के पास पैसा होगा तभी दे पाएंगे। तो केंद्र ने सबसे पैसा लिया, कुछ राज्य समृद्ध है, वहां से अच्छा टैक्स मिल रहा है, वहां पर जो है अच्छा व्यापार हो रहा है, ज्यादा कंपनियां वहां पर आ रही हैं, वहां से अच्छा कॉर्पोरेट टैक्स मिल रहा है, केंद्र सरकार के पास आ गया, वहां से ज्यादा आया, लेकिन जरूरत नहीं वहां ज्यादा दे, वो पैसा हो सकता है केंद्र सरकार जो किसी ऐसे गरीब राज्य को दे जहां पर जो है आर्थिक गतिविधियां बड़ी कमजोर है, क्योंकि वहां पर आए दिन जो है उड़ीसा है, बिहार है, आए दिन बाढ़ आ रही है, आए दिन साइक्लोन आ रहा है, वहां पर कमजोर है, टैक्स वहां से ज्यादा आ रहा है, दे वहां रहे। राज्य क्या है? राज्य सूरज देवता है कि समुद्र में खूब पानी था, वहां पानी खूब सूखा, और जहां सूखा है वहां जाके बरसा दिया भूमि में, ठीक। तो केंद्र सरकार के पास हर जगह से पैसा आता है, जो जहां पर अच्छी जो है आर्थिक स्थिति है, जहां पर अच्छी कंपनियां खूब काम कर रही हैं, जहां पर समृद्ध लोग रह रहे हैं, वहां से अच्छा इनकम टैक्स, अच्छा कॉर्पोरेट टैक्स उसके पास आता है। लेकिन हो सकता है वो पैसा वो वहां उस जगह पर दे जाके जहां पर एक गरीब राज्य है, जहां पर अच्छा टैक्स। अब समृद्ध राज्य कहे कि हमारा हिस्सा मारा जा रहा है, हमारा हक मारा जा रहा है, ये इलॉजिकल है, ये इरेशनल है। राष्ट्र के नागरिक, हमने बोला सर, राष्ट्र तो हो चाहे राष्ट्र नागरिक हो, नागरिक है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे भारत हो, चाहे तेलंगाना हो, नागरिक भारत का नागरिक। अब जब हम टैक्स दे रहे हैं, हम क्यों टैक्स दे रहे हैं? हम सामर्थ्य, हम जो असामर्थ्य हम पूरा हो सामर्थ्य है, वो जस्ट तो यही है ना टैक्स का। हाँ फिर ये तो कहना चाहते हैं ये अगर यही कहना चाहते थे तब तो ठीक कह रहे हो। और हम कहना चाह रहे थे कि जो सामर्थ्य है उसे आप दूसरे की जो असामर्थ्य है उनके हम निछाड़ देंगे। हाँ। इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं है, इसमें नागरिक का बात है। आप एक में बैठे हो, आप भी सब एक नागरिक सब समान है। जो असक्षम है उनको सक्षम बनाइए, चाहे विकास शिक्षा क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र स्वास्थ्य, सब उसमें आप पैसा खर्च करिए। अब उसमें ये ना कहिए कि उस राज्य के नागरिक के कमजोर है, वो बटोरा लेके हमारे सामने खड़ा है, अरे राज्य नहीं खड़ा है, वहां की नौकरी सबसे कह रही है हमें सामर्थ्य बनाइए। नहीं देखो, उस कहने का तरीका है कि किसी बात को कैसे कहा जा रहा है। अब बोलचाल में कहीं कटोरा लेके खड़ा है, भारत भी तो कटोरा लेके विदेशों में जाता है जब अक्षम होता है, तो हाँ तो दिया तो जाता है, कहा, लेकिन कहा तो इसी तरीके से जाएगा। जब हमको कटाच करना होगा तो हम तो इसी तरीके से बात करेंगे ना, कटाच करना होगा तो ही किसी तरीके से बात करेंगे। वो तो जो वो जनता के लिए नहीं मांगे तो किसके लिए मांगेंगे? बात जब सुबह कटाच किया जाएगा तो इसी तरीके से कटाच किया जाएगा। आप तो आपको बात को दूसरी तरफ ले गए। अब वो तो एक राजनीतिक बातें हैं, वो तो राजनीतिक बातें हैं कि उसको किस तरीके से कहा जाए ना। नहीं वो तो
भाई उसको जब राजनीतिक कटाक्ष किया जाएगा इस तरीके से कहा जाएगा, ठीक है। सामान्य स्थिति यह है कि जो है राज्यों को जो है आर्थिक रूप से कमजोर रखा गया है, ठीक। जब आर्थिक रूप से कमजोर रखा गया तो पैसा लेने के लिए किससे बात जाएंगे, केंद्र सरकार के पास जाएंगे। तो उसी बात को जिस तरीके से कहा गया कटोरा लेकर वहां तुम पहुंच रहे हो, क्या कहा जाएगा। तो हम अब कटोरा चाहे सोने का हो और चाहे वो जो है किसी का भी हो, माने आप हमेशा हमेशा याचक की मुद्रा में रहता है। इसको तो तकनीकी भाषा में जब आप हम लिखेंगे परीक्षा में तो कैसे लिखेंगे, परीक्षा में लिखेंगे कटोरा लेकर खड़ा हो गया, हम कहेंगे राज्य हमेशा याचक की भूमिका में रहता है, तब नहीं लिखेंगे। हम कहेंगे राज्य की स्थिति जो है नगर माप पालिकाओं से लिखी हो गई है। नगर माप पालिका होते हैं, इनके पास आय के अच्छे स्रोत नहीं होते, स्रोत खूब है तब भी घाटे में जाते हैं। ये घाटे जाने के कई कारण है, भ्रष्टाचार है, आकार कुशलता है। कि नगर माप पालिकाएं होती है, इनका अगर बजट देखिए घाटे में चलते तो उनको पैसा की दरकार होती है। पैसा को कौन देता है, पैसा के लिए राज्य सरकार की आगे पीछे हाथ पांव जोड़ते हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमको वेतन बांटना अपने कर्मचारियों का, ठीक। तो इसी तरीके से जो है केंद्र सरकार से भी पैसा आता है। बात आपने ये कही थी कि जो विषयों का बंटवारा किया गया है वो उसको आपने धन से जोड़ा था ना, वो हम कहते हैं वो तर्क ठीक नहीं है, वो हमने कहा था बात, वो हमने उस पर बात करी थी। किसकी, रमेश मिश्रा की रमेश सिंह, एक रमेश सिंह आते इकॉनमी के, किसकी विषय कौन सा था, इकॉनमी था, उसमें रमेश सिंह आते हैं, रमेश सिंह, तो उसमें क्या लिखा था, हाँ वित्त के आधार पर जो वित्तीय बंटवारा किया गया है और जो है विधायी बंटवारा किया गया है, प्रशासनिक बंटवारा किया गया है, ठीक। तो जो है ये बात समझ आ गई ना। अब कुछ जो है आपको हम लॉ बता रहे हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ संसद ने बनाए हैं, कुछ उनकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब तक जो है देश में ब्रिटिश रूल था तब तक आतंकवादी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार के लॉ बनाए जाते थे, प्रिवेंटिव डिटेंशन। किसी व्यक्ति पे शक है इससे अव्यवस्था पैदा हो सकती है, ये खुला घूमेगा, भाषणबाजी करेगा, जनता को उकसाएगा और जो है प्रशासन के सामने चुनौतियां पैदा होंगी, तो इस बात का इंतजार नहीं किया जाता था कि आप जनता के बीच में घूमिए और भाषणबाजी कीजिए और जनता को भड़काइए, हम पहले से आपको पकड़ के डिटेन कर लेंगे। डिटेन करने का आधार यह नहीं कि आपने कोई अपराध किया है, बल्कि यह आधार है कि अगर आप बाहर रहोगे तो किसी दूसरों को अपराध करने के लिए आप उकसा सकते हो। तो इस प्रकार के नियम जो है भारत में थे जब भारत में ब्रिटिश रूल था। उस प्रकार के नियम आज भी विदेशों में चलते हैं, लेकिन इमरजेंसी पीरियड के लिए होते हैं। जैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जब विश्व युद्ध हुआ, तो विश्व युद्ध में जो है वहां पर ब्रिटेन में इस प्रकार के कानून बनाए गए थे प्रिवेंटिव डिटेंशन के, जिसके कारण हम किसी व्यक्ति को बिना अपराध किए ही हम कैद कर सकते हैं, निरोध कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं। मगर ये कानून के अंतर्गत हम उनको पकड़ते थे जो शत्रु देश के नागरिक हैं। मान लीजिए जर्मनी से युद्ध चल रहा है ब्रिटेन का, या जापान से युद्ध चल रहा है, ये शत्रु देश के नागरिक हो गए, तो कुछ जापानी भी तो ब्रिटेन में रह सकते हैं, कुछ जर्मनी नागरिक भी तो ब्रिटेन में रह रहे हैं। हो सकता है कुछ वो गड़बड़ी क्रिएट करें, कुछ जासूसी करें, लोग इधर उधर घूमे, चीजों को ताके झांके और चुपचाप खुफिया जानकारी पहुंचा दें। तो इस आधार पर कुछ करें, इसके पहले अगर हम शक होता है, शंका हमें हो रही है, हो सकता है कुछ ना करें, मैंने सिर्फ एक शंका पैदा हो रही है, तो उनको पकड़ के इस कानून के आधार पर उनको पकड़ के जेल में डाल सकते थे। तो इस प्रकार का रमेश सिंह, इस आधार पर जो है कई लोकतांत्रिक देशों में ऐसे कानून बने हैं, मगर ये कानून इमरजेंसी के पीरियड में प्रयोग किए जाते हैं, सामान्य दिनों में प्रयोग नहीं किए जाते, और ये कानून शत्रु देश के नागरिकों के लिए प्रयोग होते हैं। हमारे यहां उपनिवेशिक शासन था, हम गुलाम थे, तो अंग्रेजों ने इस प्रकार के कानून कई मौके बनाए कर हम पर प्रयोग किए हैं। इसी प्रकार से जब 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है इसी प्रकार का एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बना था। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया तो उसके बाद उसी को रॉडेट एक्ट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। भारतीय जनता इस बात का, भारत के राष्ट्र नेता इस बात का विरोध कर रहे थे कि रॉडेट एक्ट को लेकर कि बड़ा कठोर कानून है कि आप ऐसे किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दोगे,
और उसमें कठोर कानून था कि उसमें वकील करने की इजाजत नहीं, जमानत लेने की इजाजत नहीं, तमाम बातें थी उसमें। उसी विरोध में तो जो है फिर जलियांवाला बाग कांड हो गया था। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो फिर अंग्रेज सरकार ने जो है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाया 1939। लेकिन जब हम आजाद हुए तो विडंबना देखिए, आजादी के बाद हमने खुद भी ऐसा कानून बनाया। 26 जनवरी 1950 को 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान ने हमको अनुच्छेद आर्टिकल 21 दिया, जो हमको कहता है देश की स्वतंत्रता माने में कैद नहीं किया जाएगा। ठीक। लेकिन जनवरी 1950 को ही संसद ने एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बना दिया, माने बिना आपके अपराध किए आपको कैद किया जा सकता है शंका के आधार पर। और एक मिस्टर ए.के. गोपालन थे, कम्युनिस्ट नेता, वो 1949 से ही हिसाब उनको हाउस अरेस्ट रखा गया था। ये नेता थे कम्युनिस्ट ए.के. गोपालन, और जो है कई साल इस संसद के सदस्य बने, चुनाव लड़े। ये इनको हाउस अरेस्ट रखा गया था, कम्युनिस्ट थे और इन पर सरकार पर टेढ़ी नजर रखती थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, हमको अनुच्छेद 21 मिला। और जो ये इनको जो बंद रखा गया था, 1950 में कानून बना प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में। उस कानून के तहत जो है इनको फिर रख दिया गया। जेल में पहले से ही रह रहे थे, मगर 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान बन गया और हमको अनुच्छेद 21 मूल अधिकार मिल गया, तो उसी समय जो है एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट भी बनाकर जनवरी 1950 में लागू करके इनको अब उस कानून के तहत अंदर कर दिया गया था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गए थे कि मुझे अनुच्छेद 21 का मेरा वायलेशन हो रहा है। अनुच्छेद 21 हमको गारंटी देता है देश स्वतंत्रता का, आप मुझे कैद किए हुए हो। अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज डी, 19 का सब क्लॉज डी हमको भारत के राज्य क्षेत्र में हर जगह घूमने की इजाजत देता है, आप मुझे जो है घर से निकलने नहीं दे रहे हो। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो हम अब यहां पर यह बता रहे हैं, वो बातें कई बार बता चुके हैं, अभी यह बता रहे हैं कि जो है इस प्रकार से हमारे देश में पहला कानून बना, संसद ने पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनाया, 1950 को ही बना दिया था। हाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का कानून तो बराबर बन रहे थे, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का कानून था। तो भारत में कौन कौन से प्रिवेंटिव, जो खास था प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के कानून हैं, या आप उनको देख लीजिए कौन कौन से हैं। एक था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। इसी एक्ट के तहत ए.के. गोपालन जो है जेल में बंद थे या हाउस अरेस्ट थे, ये कम्युनिस्ट थे। बाद में ये एक्ट खत्म कर दिया गया 1969 को, ये जो है रिपील्ड, 1969 के कानून खत्म कर दिया गया था। वह यह था कि 1969 में इंदिरा गांधी, कांग्रेस का विभाजन हो गया था, इंदिरा गांधी की स्थिति कमजोर थी, इंदिरा गांधी को कम्युनिस्ट पार्टी का सहयोग चाहिए था, और ये कम्युनिस्ट नेता थे ए.के. गोपालन। तो कम्युनिस्ट पार्टी की शर्त थी कि पहले आप इस कानून को हटाइए और ए.के. गोपालन को रिहा कीजिए। तो 1969 में इस कानून को हटा दिया गया था, उसके बाद ए.के. गोपालन रिहा हुए थे, और इस कम्युनिस्ट पार्टी ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया था। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, विभाजन के कारण इंदिरा गांधी की स्थिति संसद में कमजोर पड़ गई थी, तो उनको विपक्ष का सहयोग चाहिए था। विपक्ष में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का सहयोग मांगा था, और कम्युनिस्ट पार्टी ने शर्त रखी थी कि आपने हमारे नेता को इस कानून के तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत आपने पकड़ कर रखा हुआ है, इस कानून को हटाइए और नेता को रिहा कीजिए। ठीक। बाद में फिर चुनाव हुए 71 में इंदिरा गांधी पूरे मेजॉरिटी के साथ जीत कर आई, और उसके बाद उन्होंने 71 में फिर एक नया कानून, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से जुड़ा एक नया कानून बनाया, मीसा, MISA, मीसा, जिसका नाम है मेंटेनेंस ऑफ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट।
ये कानून बना 1971 में। ठीक, जब देश में इमरजेंसी लागू की गई थी 1975 में, अभी तक देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई है। पहली बार की गई थी 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था। दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई थी 1965 में जब जब जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। ये दोनों जो इमरजेंसी थी ये एक्सटर्नल इमरजेंसी थी क्योंकि देश पर हमला हुआ था। और तीसरी बार इमरजेंसी घोषित की गई थी 1975 में। ये इमरजेंसी जो है इंटरनल इमरजेंसी थी। उसमें इमरजेंसी का ग्राउंड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक गड़बड़ी। पहले जो है जो हमारे संविधान में इमरजेंसी का एक ग्राउंड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, अब उसको संशोधित कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इंटरनल डिस्टर्बेंस को संशोधित करके अब कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह। अब आंतरिक आधार पर इमरजेंसी तब घोषित की जाती है जब देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ठीक, तो अब तक देश में 3 बार इमरजेंसी घोषित हुई है। 2 बार तो बाह्य आपातकाल लगा था और 1 बार आंतरिक आपातकाल लगा था जो इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाया था। जब आपातकाल लगाया गया तो कई लोगों को, कई राजनीतिक विरोधियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। ये क्यों डाल रहे हो? हमने अपराध क्या किया है? बात अपराध की नहीं है। आप अपराध कर सकते हो, देश को खतरा हो गया है, इस आधार पर आपने मीसा का दुरुपयोग किया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है जिसके आधार पर बिना अपराध किए हम आपको जेल में डाल देंगे। इस प्रकार करीब 21 महीने तक जो है ये इमरजेंसी चली थी और लगभग 1.5-2 साल तक जो है लोगों को जो है बिना कोई अपराध किए, बस हमको ये शक हो जाए कि आप हमारे राजनीतिक विरोधी हो, पकड़ के जेल में डाला गया था। माने दुरुपयोग किया गया, आपातकाल का दुरुपयोग किया गया, इस निवारक नजरबंदी का दुरुपयोग किया गया। जब दोबारा चुनाव हुए और चुनाव में जो है तब पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी लगातार केंद्र में कभी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, तो कभी प्रधानमंत्री लाल बहादुर, तो कभी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, बराबर कांग्रेस का ही जो एकाधिकार था भारत सरकार पर। पहली बार इस इमरजेंसी के बाद जनता में इतना आक्रोश था कि पहली बार जो है विपक्ष को जिताया गया और केंद्र में जो है गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। जनता पार्टी के ही नेता थे। पहले कांग्रेसी हुआ करते थे लेकिन बाद में कांग्रेस से इनका मतभेद हो गया था, कांग्रेस ने छोड़ दी थी। तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और 78 में जो है ये एक्ट को जो है खत्म कर दिया गया, रिपील्ड 1978। इस एक्ट को जनता सरकार ने खत्म कर दिया। उसी समय जो है लालू यादव को जेल में बंद किया गया था जब इमरजेंसी थी, क्योंकि उनको मीसा के तहत बंद किया गया था। और उसी समय उनकी जो बिटिया पैदा हुई उसी के आसपास बिटिया पैदा हुई उनकी 1976 में, 75 में इमरजेंसी लगी थी और ये इमरजेंसी चली 77 तक। इस इमरजेंसी के पीरियड में 1976 में उनकी बिटिया पैदा हुई। क्योंकि लालू मीसा के तहत बंद थे तो उन्होंने अपने बिटिया का नाम रखा मीसा। इनकी बिटिया का नाम जो है मीसा भारती है। वो जो है लोकसभा की जो है सदस्य रह चुकी है, सांसद बन रह चुकी है। नोट कर लीजिए। दोनों प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में बना, 1969 में इसको रिपील किया गया। मीसा आया, ये 78 में आया, सॉरी 71 में आया, 78 में इसको रिपील हटा दिया गया। किसकी? निवारक नजरबंदी अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम। हाँ, को फिर पूछा आया 1974 में। इसका फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज
फॉरेन एक्सचेंज, एंड प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ, हाँ ठीक, मिटा दो इसको। सर इससे बड़े फोन आ रहे हैं आपके। कि देखिए 1980 में क्या कराया, आप लोगों ने नाम सुना होगा रासुका, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आ गए। देखिए आप लोगों ने नाम सुना होगा रासुका का, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। यह भी जो है निवारक नजरबंदी का कानून है, या इसी को कहते हैं एनएसए। एनएसए सुना है, एनएसए लगा दिया जाएगा, एनएसए लग जाएगा, सुना है। एनएसए या रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में लाया गया था, आज भी चल रहा है रासुका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, कहते हैं एनएसए, हिंदी में कहते हैं इसको बोलचाल में रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका। रासुका ये क्या है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, जिसके तहत आपको शंका के आधार पर कैद किया जा सकता है बिना कोई अपराध किए ही। फिर एक आपने नाम सुना होगा टाडा, टाडा जिसका फुल फॉर्म है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव प्रिवेंशन, ब्रैकेट में प्रिवेंशन, एक्टिविटीज
ये है 1985 का। जब आप लोग टाडा का फुल फॉर्म देखिए क्या है, ये एक्टिविटीज है या एक्ट है? टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव प्रिवेंशन एक्ट है कि एक्टिविटीज है? बस एक्ट भी आ गया, एक्ट। ये 1985 में आया था। आप लोगों को पता है संजय दत्त एक बार जेल में गए थे, जेल हुई थी उन्हें, वो टाडा के तहत ही पकड़े गए थे। टाडा के तहत उनको पकड़ के जेल में डाला गया था संजय दत्त को, है क्या ना? 56 1985 में आया था और ये जो है 1995 में जो है हटा दिया गया है। माने 10 साल तक ये रहा था टाडा। ये सब क्या है? ये सब इसलिए ही प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं, मिटा दे। फिर आपने नाम सुना होगा कोटा का, नाम सुना है? शायद राजा भैया पे लगाया गया था, जो प्रतापगढ़ के राजा भैया हैं, शायद उनको जो है उन पर ये लगाया गया था। हाँ, कोटा लगा था उन पे, POTA, कोटा इसका फुल फॉर्म है। ये आया था कानून 2002 में, और शायद मायावती के समय आया था ये, लेकिन मायावती से इसका संबंध नहीं, ये तो केंद्र सरकार ने बनाया था। 2002 का कानून है ये कोटा। हाँ? क्या लिखा है? 2002 है ना? इसका फुल फॉर्म है क्या नाम बताइए? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, माने आतंकवाद निवारक अधिनियम। ठीक, ये 2004 में हटा दिया गया है। हैं? क्या लगाया था? कोटा के देखो, 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई हमारे मनमोहन सिंह की, ये जो कानून लाया गया था ये जो है बीजेपी सरकार के द्वारा लाया गया था कोटा। ठीक, हाँ, तो कांग्रेस सरकार ने बड़ा विरोध किया इसका कि बड़ा भयंकर कानून है, बड़ा काला कानून है, बड़ा खतरनाक कानून है। ये राजनीति होती है ना, तो राजनीति का हिस्सा है। खुद कांग्रेस के समय अब तक जितने हमने कानून बता रहे सब कांग्रेस के समय लाए गए हैं। इसका बड़ा विरोध किया गया, तो जैसे कांग्रेस की सरकार आई 2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, तो फिर जो है ये कोटा जो है हटा दिया गया था। कोटा की एक खास बात यह है कि इसको पारित करने के लिए जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। जब कानून ऐसा होता है, जब कानून पारित करने का प्रोसेस ये होता है कि उसको लोकसभा या राज्यसभा में कहीं रखा जाता है। अगर एक सदन से कानून बिल विधेयक कानून का प्रस्ताव पारित हो गया तो उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है, तो दूसरे सदन से भी पास हो जाता है। जब दोनों सदन से कानून का प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसको कहते हैं विधेयक बन गया, बिल है ये। और जब उसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर या सहमति मिल जाती है तो वो जो है एक्ट, अधिनियम बन जाता है। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि कानून जो है पारित नहीं हो पा रहा, एक सदन से पारित हो गया और दूसरे सदन में बहुमत न होने की वजह से अटक रहा है कानून। तो संविधान में व्यवस्था है कि दोनों सदन की ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और ज्वाइंट सिटिंग रखा जाता है और वहां से पारित कराया जाता है। तो कोटा को इस प्रकार से पारित कराया गया था, ज्वाइंट सिटिंग में दोनों सदनों को एक साथ बैठा लिया गया और तो वहां पर एक प्रस्ताव रखा गया, वहां पारित हो गया। इस प्रकार से पारित किया गया था। अभी तक भारत के इतिहास में सिर्फ 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग हुई है किसी कानून को पारित करने के लिए। तो तीसरा मौका ये जो था कोटा का था।
इसके बाद एक कानून बना था 1967 में, UAPA। इसका फुल फॉर्म है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम। नाम सुना है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। यह कानून है 1967 का। तब से कई बार इसका अमेंडमेंट किया जा चुका है। अनलॉफुल एक्टिविटीज ब्रैकेट में प्रिवेंशन एक्ट 1967। अब देखिए, सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने क्या किया कि पोटा हटाया, और पोटा से भी ज्यादा कठोर कानून जो है इसको संशोधित करके बना दिया। जनता खुश है कि पोटा हट गया है। आतंकवाद के लिए लाया गया था। आज वर्तमान में जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए आज UAPA कानून का प्रयोग किया जा रहा है। ये क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है ये। ठीक, जो सरकार, जिस कांग्रेस सरकार ने कहा था पोटा बड़ा दमनकारी है, बड़ा निर्मम है, बड़ा बर्बर है, उसी इसको हटाया और इसमें पोटा की तरह की सारी चीजें इसमें डाल दी। जनता खुश है कि यहां पोटा हट गया। ये राजनीतिक दांव पे चलाए जाते हैं कि आप जो काम कर रहे हो, हम विपक्ष में हैं, उसका हमने खूब विरोध किया, और जब हम सत्ता में आए तो उसी काम को हम नाम बदल के कर रहे हैं। हाँ, जनता कहीं इतनी नाराज नहीं होती है, तो जो विपक्ष होता है वो जनता के नाम पर बड़ा शोर शराबा करता है और कहीं दुरुपयोग भी हो जाता है। अब राजा भैया पर लगा दिया गया पोटा, तो ये प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट है। ठीक है, तो कहीं सत्ताधारी जो है उस कानून का दुरुपयोग करने लगते हैं। नरकंकाल में तालाब आज का क्या, राजा भैया ने खुदवाया था। तालाब पता नहीं कितने 100 साल पुराना होगा, और चूंकि वहां के जमींदार या कोई रहे हैं तो उनके पूर्वजों की तरफ से कब तक कई चीजें वहां डाली गई होगी। नहीं तो, लेकिन अगर छोड़ा गया तो इसके बाद जो कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया गया। ये कानून आतंकवाद के लिए लाया गया था, वो हमारा विरोधी है राजनीतिक रूप से, हम उस पर एक्शन लेंगे पोटा लगा के। और फिर चलिए राजा भैया उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति पर कानून का दुरुपयोग किया गया। कानून तो पूरे देश के लिए है ये, तो उसको हटाने की क्या जरूरत थी? हटाने की क्या जरूरत थी? दुरुपयोग एक जगह हुआ है, वहां पर उस दुरुपयोग का सुधार किया जाए, उसकी जांच की जाए कि दुरुपयोग हुआ। लेकिन होता क्या है, होता ये कानून लाया कौन? बीजेपी सरकार लाई, कांग्रेस को मुद्दा मिल गया, बड़ा बड़बड़ कानून है, बड़ा क्रूर कानून है, बड़ा दमनकारी कानून है, और कांग्रेस की सरकार जिससे सत्ता में आई 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, उसने हटा दिया। और क्या कानून के उन प्रावधानों को जो 1967 से कांग्रेस के समय जो कानून चल रहा था UAPA, उन कानून के प्रावधान को यहां पर संशोधन करके यहां डाल दिया। ठीक, तो लग रहा है पोटा खत्म हो गया। पोटा खत्म नहीं हुआ, अब उसको जो नए रूप में, नए कलेवर में, जो पहले से UAPA चल रहा था उसमें संशोधन करके वो सारी चीजें यहां पूरी कर दी। काम तो चल रहा है, और अब तक कई बार, अब तो इसमें तो UAPA जो है, जो उसमें का पोटा था उससे कहीं बहुत ज्यादा कठोर हो चुका है। अभी 2019 में भी इसमें संशोधन किया गया। हमारे देश की आतंकवादी गतिविधियों को टैकल करने के लिए, उनको डील करने के लिए जो है इस कानून का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस कानून में बार बार संशोधन करके उस पोटा से, जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट था, उस कानून से ये कानून कहीं ज्यादा कठोर है।
तो ये खेल चलता राजनीति में। लेकिन पोटा का उसी सरकार ने बड़ा विरोध किया था। तो ये क्या है, ये सब प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो है एक्ट हैं। हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि जब हम अंग्रेजों से आजादी मांग रहे थे तो जिन चीजों का हम विरोध करते थे, सत्ता में आने के बाद हमको लगा कि तो बहुत जरूरी है, हमें तो ये प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा होता है, बहुत अंतर होता है कि आप तो विपक्ष में हो, आप जनता बन के खड़े हो, आप आज आम आदमी बन के आप प्रधानमंत्री खूब आलोचना करोगे, प्रधानमंत्री विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री देश को बेचे दे रहे हैं, प्रधानमंत्री वो कर दे रहे हैं, अभी आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए और फिर आप निष्पक्ष होकर जब सोचोगे और आपको अच्छे अच्छे निष्पक्ष सलाहकार मिलेंगे राष्ट्रभक्त, तो आप वही सारे काम करोगे जब जनता बन के आप आलोचना कर रहे थे। ऐसा होता है, क्योंकि जानकारी होती नहीं है, तो हम जनता बनकर देख रहे हैं तो हमको बहुत सारी चीजें नजर नहीं आ रही है। जब सत्ता में आ जाते हैं फिर देखते हैं, लगता है तो जरूरी था। पटेल ने जो है खुद उस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में सिग्नेचर किए थे, बनवाया था उसको कानून को गृह मंत्रालय ने। पटेल गृह मंत्री थे, उन्होंने खुद उस कानून को बनवाया था। और पटेल ने कहा था हमको कई रात नींद नहीं आई जब हम स्वतंत्रता में हम इसी प्रकार के कानून का विरोध करते थे, और स्वतंत्रता के बाद हम खुद इस कानून को बनवा रहे हैं। बड़ा बुरा लगा, लेकिन कहा गया यह आवश्यक बुराई है, इट इज ए नेसेसरी इवल। निवारक नजरबंदी का कानून एक आवश्यक बुराई के रूप में हमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि हमारे देश की परिस्थितियां ऐसी हैं। हम क्या करें, देश की परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि हमें ऐसे कानून की जरूरत है। अब इस प्रकार से आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हुआ। आपके 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, उनमें से आपके 2 प्रकार के मूल अधिकार समाप्त हुए। एक तो समानता का अधिकार, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। कानून की समानता, सामाजिक समानता, नौकरी में अवसर की समानता, छुआछूत का निषेध, उपाधियों का, इस प्रकार से समानता संबंधित 5 अधिकार समाप्त पूरे हो गए। फिर आपने दूसरा पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में आपने जो है फिर से 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं पढ़ी। एक तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इत्यादि। फिर जो अपराधों के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण, कि मनमाने तरीके से आपको सजा नहीं दी जाएगी। तीसरा आपने जीवन की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार पढ़ा। चौथा आपने ये पढ़ा, चौथा आपने शिक्षा का अधिकार पढ़ा। और 5वां आपने ये पढ़ा, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में पढ़ा। ठीक, इस प्रकार से समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, 2 अधिकार आपके खत्म हुए। अब तीसरा जो मूल अधिकार होता है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, शोषण क्या है? जब हम किसी व्यक्ति का अनुचित लाभ लेते हैं तो ये शोषण है। ठीक, किसी व्यक्ति से हम अनुचित उसका आर्थिक लाभ ले रहे हैं तो ये आर्थिक शोषण हो गया। किसी व्यक्ति का अनुचित हम दूसरा लाभ ले रहे हैं तो वो दूसरे प्रकार का शोषण हो जाएगा। शोषण का अर्थ है अनुचित लाभ लेना, ये शोषण है। तो जो हमको तीसरा मूल अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके अंतर्गत जो है 2 मूल अधिकार दिए गए। 11-15 शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके अंतर्गत 2 अधिकार आते हैं। एक तो आता है आर्टिकल और एक आता है आर्टिकल 24 की हेडिंग यह है कि जो है मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध है। मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध, माने व्यक्तियों का गलत व्यापार नहीं किया जाएगा कि व्यक्तियों को पकड़ के इधर से लाए उधर जाके बेच दिया। ऐसा खेल आज भी होते हैं और प्राचीन काल में भी होते थे। और
माने उनकी नौकरी। आ रहे होंगे। सर आप ये बताइए, नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी जो प्रधानमंत्री बनी है, क्या भारत के लिए जनता के साथ? हाँ, अगर वहां कम्युनिस्ट पार्टी का कोई बनेगा तो उसका झुकाव जो है चीन की ओर होगा ना। उसका झुकाव चीन की ओर होगा। अगर चीन की ओर होगा तो ये भारत के लिए चिंता की बात है। हमें अपने अड़ोसी पड़ोसियों में और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे नेता चाहिए, ऐसा नेतृत्व चाहिए जिसका भारत के प्रति सहानुभूति हो। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना ऋषि सुनक, ठीक, भारतीय मूल का है, तो उम्मीद रखी जाती है कि उसका भारत के प्रति सहानुभूति होगी। नहीं, इसके बाद फिर से वो आ गया था। हाँ, ठीक। तो अगर वहां कोई कम्युनिस्ट पार्टी का नेता बनता है तो उसका झुकाव चीन की ओर होगा। अगर उसका झुकाव चीन की ओर होगा तो भारत के लिए अच्छी बात नहीं, वो चीन की कठपुतली बन के काम करेगा, भारत के कई हितों को कुठाराघात करेगा ना। ये चीज है। मिटा दे इसको नीचे का। हाँ, क्या पुष्प कमल दहल प्रचंड, उसका उसका एक जो है उपनाम प्रचंड है। प्रचंड अपने को कहता प्रचंड। विरोधी थे एक दूसरे के, गठबंधन कर लिया पहले देवगा के। देखिए, यह है अनुच्छेद, यह है अनुच्छेद, यह 23 है। मानव के दुर्व्यापार, यह अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार, कौमा बेगार, यह अनुच्छेद मानव का दुर्व्यापार, कौमा बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम का, और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम का, बलात् श्रम का निषेध करता है। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों और गैर नागरिकों सभी को उपलब्ध है। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों और गैर नागरिकों सभी को उपलब्ध है। अनुच्छेद 23 का उल्लंघन, अनुच्छेद 23 का उल्लंघन विधि द्वारा दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 23 का उल्लंघन विधि द्वारा दंडनीय अपराध होगा। पहला चेंज कीजिए। व्यक्तियों को शोषण के विरुद्ध उपरोक्त अधिकार
व्यक्तियों को, व्यक्ति माने नागरिक भी हैं और जो गैर नागरिक है वो भी हो गए, व्यक्तियों को शोषण के विरुद्ध उपरोक्त अधिकार ना सिर्फ राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है, ना सिर्फ राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है, वरन निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है, वरन निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। ठीक, माने आम जनता, माने आप मेरा शोषण नहीं करोगे। समान तौर पर जो है, जो मूल अधिकार हैं हमको राज्य के विरुद्ध उपलब्ध कराए गए हैं कि राज्य मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो राज्य तो करेगा करेगा नहीं, कोई व्यक्ति भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं करेगा। जैसे कहते हैं कानून के सामने समानता, तो कानून के सामने समानता ये राज्य पर एक आदेश दिया गया, राज्य को दिया गया, राज्य सरकार सुनो, किसी के साथ तुम भेदभाव नहीं करोगे, अवसर की समानता स्टेट के अगेंस्ट में मिली है। सरकार तुम सुनो, अपनी सरकारी नौकरियों में तुम किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे, सबको अवसर की समानता दोगे। ठीक, छुआछूत का निषेध, तो ये सरकार के विरुद्ध भी दिया गया है और व्यक्तियों के विरुद्ध भी दिया गया है कि सरकार तो छुआछूत का आचरण करेगी नहीं, उसका प्रसार करेगी नहीं, ऐसा कोई काम सरकार नहीं करेगी कि छुआछूत को बढ़ावा मिले। लेकिन सरकार तो सरकार नहीं, व्यक्ति तुम भी सुनो, तुम भी छुआछूत का बर्ताव नहीं करोगे। तो छुआछूत का कानून जो है, हम छुआछूत का जो मूल अधिकार है हमको सरकार से तो मिला ही है, उससे हमको सुरक्षा मिली हुई है। ये व्यक्तियों को भी निर्देशित किया जा रहा है कि व्यक्ति तुम भी जो है किसी जाति विशेष के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं करोगे। तो इसको कहते हैं कि जो है व्यक्ति के विरुद्ध भी उपलब्ध है। उसी प्रकार से ये शोषण के विरुद्ध कानून है, शोषण के विरुद्ध यही अधिकार है। सरकार तो ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि व्यक्ति को लाए बेचे, व्यक्तियों से बेकार करवाए, व्यक्तियों से मजबूरी में जबरदस्ती काम कराए, सरकार तो ऐसा काम नहीं करेगी। लेकिन सरकारी नहीं, ये मूल अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध भी है। कोई व्यक्ति भी किसी दूसरे व्यक्ति को अपना जो है बंधुआ मजदूर नहीं बनाएगा, अपना दास नहीं बनाएगा, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का भी व्यापार नहीं करेगा, ये संशय। तो ये सरकार के विरुद्ध भी उपलब्ध है और व्यक्ति के विरुद्ध भी उपलब्ध है, ये बात लिखाई है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध है। अभी तक जितना हमने आपको पढ़ाया संविधान का मूल अधिकार, उसमें 3 जगह हमने ऐसे आपको जो है मूल अधिकार बताए हैं जो सरकार के विरुद्ध भी उपलब्ध है और व्यक्ति के विरुद्ध भी उपलब्ध है। एक था अनुच्छेद 17, सरकार के विरुद्ध भी है, व्यक्ति के विरुद्ध भी है। एक है अनुच्छेद 23, सरकार भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी और कोई हमारे खिलाफ कोई व्यक्ति भी ऐसा काम नहीं करेगा। एक और बताया था, आप लोग बता सकते हैं तीसरा कौन था? एक था अनुच्छेद 15 क्लॉज 2, जब हमने बताया था कि कोई कुआं है, स्नान घाट है, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल है, ठीक, सड़क है, पार्क है, ढाबा है, इस प्रकार की जगहों पर जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सरकार भी नहीं करेगी और कोई व्यक्ति भी नहीं करेगा। याद आ रहा, बताया था तब आप थे? अच्छा नहीं थे? अच्छा, तो इस प्रकार से आर्टिकल 15 क्लॉज 2 सरकार के अगेंस्ट में भी हमको ये प्रोटेक्शन दिया गया है और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी ये प्रोटेक्शन हमें दिया गया है, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23। ठीक, इसका अर्थ ये होता है, मान लीजिए व्यक्ति के खिलाफ किया गया है,
इंडिविजुअल है, क्योंकि ये मूल अधिकार हमको व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, सरकार के विरुद्ध उपलब्ध है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे? तो फिर जो नॉर्मल जो तरीका होता है, हम यहाँ की कानून की अदालत जाए, वहां कहें कि हमको देते, हमको कहा तरीके से हमको पुलिस कस्टडी में डालती है, जेल में डालती है, ये हमारे पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन हो रहा है। हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम जाएंगे माने सीधे सुप्रीम कोर्ट में हमारी तरफ से मेरा वकील जाएगा, लेकिन मेरे पड़ोसी ने मुझे पकड़ के अपने घर में बंद कर रखा है, तो प्राइवेट इंडिविजुअल को तुम्हें अधिकार मिला नहीं है। तो ये केस हम जो है यहां शुरू करेंगे कानपुर की कोर्ट से, वहां पर हमारा वकील जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट भागकर नहीं चला जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये अंतर होता है। तो ये मूल अधिकार जो है हमको व्यक्ति के विरुद्ध भी मिला है और हमको सरकार के विरुद्ध भी मिला हुआ है। अब जो कहते हैं मानव का दुर्व्यापार, तो मानव का दुर्व्यापार कई तरीके से होता है। प्राचीन काल से ऐसा होता रहा है कि व्यक्ति को पकड़ दिया जाता था और उसको बेच देते थे। दास प्रथा का आपने नाम सुना है? जो है भारत के बाहर की बात बता रहे हैं कि जो है अफ्रीका से दास पकड़ के ले जाए जाते थे व्यक्तियों को और वहां बेचा जाता था। आज भी किसी न किसी रूप में भारत में चलता है कि भारत में कोई गरीब परिवार के कोई जो है जैसे जनजाति क्षेत्र है, गरीब है, वहां की महिलाओं को पकड़ रहा है, बच्चों को पकड़ रहा है, बहला फुसला के आपको गरीबी से हम दूर कर देंगे, आपको हम अच्छी नौकरी देंगे, चलो बंगलोर, चलो बॉम्बे, वहां ले जाकर उस महिला को किसी घर में किसी काम के लिए बेच दिया, वहां घरेलू नौकरानी बनकर काम कर रही है, या उसको कहीं जो है किसी रेड लाइट एरिया में बेच दिया, उसको व्यवस्थापत्ति के धंधे में उसको ढाबे को बेच दिया। अब वहां पर बिना पैसे को काम करेगा, रोज भोजन दिया जाएगा, कपड़े दिए जाएंगे, भागने दिया नहीं जाएगा। तो आपने बच्चों को पकड़ के बेचा है, ये मानव दुर्व्यापार किया है, और उसको वहां बिना पैसे के काम करना पड़ रहा है, बड़ा श्रम भी हो रहा है उसके साथ। इसी चीज का निषेध किया गया। ये काम कौन कर रहा है? सरकार कर रही है? नहीं, सरकार नहीं कर रही है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल लोग कर रहे हैं। तो उनके अगेंस्ट में भी हमको जो है ये अधिकार दिया गया है। ठीक। फिर बलात्श्रम, उसी प्रकार के अनसिमिलर फॉर्म ऑफ जो है एक्टिविटीज होती हैं। बेगार या जब बंधुआ मजदूरी होती है, बंधुआ मजदूरी में क्या होता था कि जो बड़े बड़े जमींदार होते थे या दूसरे लोग होते थे, हमने कर्ज दिया आपको, कर्ज आप चुका नहीं पा रहे हो, कर्ज चुका नहीं पा रहे हो, और फिर हम कर्ज में ब्याज भी तो लगा रहे हैं, कर्ज आप चुका भी नहीं पाओगे, ब्याज फिर ब्याज पे ब्याज, आप गरीब हो, कहां से कर्ज चुकाओगे? तो अब क्या करोगे? वो ब्याज कैसे चुकाया जाए? आओ हमारे यहां काम करवा के, जो बंधुआ मजदूरी है। तो इस प्रकार की चीजों को आज संविधान ने जो है प्रोहिबिट कर दिया है और कहा है इसका उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। ठीक, ये चीज है। अब कानून कौन बनाएगा बताइए? है संसद। पहले आप क्या बता रहे थे? पहले क्या बता रहे थे? है संसद नहीं होगा, कानून आएगा संसद।
संविधान का अनुच्छेद 35 कहता है कि कुछ मूल अधिकारों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 35 जो संसद को एम्पावर करता है, संसद को एथोराइज करता है, संसद को शक्ति देता है कि वो कानून बनाए। क्योंकि जब तक कानून नहीं बनाया जाएगा इस मूल अधिकार को सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 23 में लिख देने से लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो मानव दुर्व्यापार कर रहा है, जो बंधुआ मजदूरी करा रहा है, जो बेकार करवा रहा है, उसको दंड देना पड़ेगा ना, तो कानून होना चाहिए। तो इसके लिए संसद को अधिकार दिया गया और संसद ने इस प्रकार से 1956 में जो है अनैतिक मानव दुर्व्यापार निवारण अधिनियम बनाया था और तब तक कई कानून बना चुके हैं। ठीक, इस संसद को अधिकार दिया जाता है। अभी आप कहते हैं बलात् श्रम, तो बलात् श्रम का अर्थ ये नहीं होता कि जो है हम आप कई तरीके से हम आपसे जबरदस्ती काम करवा सकते हैं, जैसे कि हम आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर आपको से कम पैसे में काम करवा रहे हैं, आप आर्थिक रूप से इतने कमजोर हो और हम आपको जो उसका फायदा उठा रहे हैं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, हम करें इतना ही पैसा देंगे आपको